और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कश्मीर में बर्फबारी की खूबसूरत रिपोर्टिंग करने वाली 6 साल की मासूम जुड़वा बहनों की भी है। कैदी पुलिस की गाड़ी को धक्का लगा रहा हो, ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी हो। इसलिए तो बिहार के भागलपुर का ये वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि इन चारों कैदियों की शराब मामले में गिरफ्तारी हुई थी और इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए नौगछिया से भागलपुर लाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में कचहरी चौक के पास पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसे में चारों कैदियों को नीचे उतारा गया और चारों ने मिलकर करीब 500 मीटर तक गाड़ी को धक्का लगाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों कैदियों के कमर में रस्सी बंधी है। उधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले की जांच की बात कही जा रही है। आगरा के एक कपल भगवान शर्मा और उमा शर्मा की शादी की सालगिरह सुर्खियों में है। दरअसल इन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी किसी बड़े होटल में नहीं बल्कि टूटी फूटी सड़क और उस पर जमा गंदे पानी के बीच मनाई। यही उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई। दरअसल मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बहाने उनका मकसद विरोध जताना था, लिहाजा लोग भी बाराती बनकर उनके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बाराती बने लोग हाथों में तख्ते लिए नजर आए जिस पर लिखा था नाला और सड़क नहीं तो वोट नहीं। तस्वीरें रजरई रोड पर मारुति प्रवासम के गेट नंबर 3 के पास की है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों से वो सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब सड़क पूरी तरह नाले में तब्दील हो गई है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह अनोखा तरीका चुना। जो भी संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं उनके पास हमने लगातार प्रयास किए हैं। जब नहीं सुनी गई है तब हमें ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी परेशानियों में जनता जूझती है। आए दिन डेली कुछ न कुछ एक्सीडेंट खबरें कुछ ऐसी आती रहती हैं तो दिल दुखता है। व्यस्त सड़क पर कोई आकर बीचों बीच खड़ा हो जाए, गाड़ियों को हाथ से रोकने की कोशिश करे, गाड़ी रुक जाए तो धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश, या फिर बीच सड़क पर किसी अनजान की गाड़ी के बोनट पर बैठ जाए तो उस इंसान के बारे में जानने की उत्सुकता तो होगी, देखने वाले भी जमा हो जाएंगे। गाजियाबाद के वैशाली में हुआ भी ऐसा ही। तस्वीरें सेक्टर 3 की हैं जब एक महिला ने बीच सड़क पर ऐसी हरकतें करके सबको हैरान और परेशान कर दिया। काफी देर महिला को समझाने बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन हंगामा बढ़ा तो पुलिस को खबर की गई। जांच के बाद पता चला कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, लिहाजा परिवार वालों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उत्तरकाशी में जमकर हो रही बर्फबारी के बीच एक विवाह समारोह की खूबसूरत तस्वीरें सुर्खियों में हैं। जमीन पर बिछी बर्फ की मोटी चादर और लोक संगीत की धुन पर झूमते गाते लोग। बर्फबारी के बीच दोस्तों के कांधे पर दुल्हन लेने चले हैं दूल्हे राजा। दरअसल मोरी ब्लॉक के हरवाड़ी गांव से दूल्हे नवीन चौहान की बारात पैदल ही निकालनी पड़ी क्योंकि बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद थी। लिहाजा 2 फीट जमी बर्फ पर 10 किलोमीटर पैदल चलकर बारात दुल्हन के घर पहुंची। लेकिन बारातियों की उमंग और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। पहाड़ी वेशभूषा में लोग धुनों पर लोग जमकर थिरके, मानो संदेश दे रहे हों कि भीतर उमंग हो, उत्साह हो तो बाहर की परेशानियां अपने आप छोटी हो जाती हैं। ये तस्वीरें खास है क्योंकि इनमें दिख रहे बच्चे बेमिसाल हैं। ऑटिज्म से पीड़ित इन 14 बच्चों ने चेन्नई के मरीना बीच पर तैराकी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन बच्चों ने कुड्डालोर से चेन्नई तक 165 किलोमीटर की दूरी तैरकर तय की है। ये हैं जायबा और जैनब, 2 जुड़वा बहनें। उम्र महज 6 साल है, नर्सरी में पढ़ती हैं, लेकिन हाजिर जवाबी और समझ ऐसी कि जो इन्हें सुनता है उनके चेहरे की मासूमियत और बोलने के अंदाज पर फिदा हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की खंडीवाड़ा गांव में रहती हैं। कुछ दिन पहले यूं ही शौक में मां ने बच्चियों का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें दोनों बहनें आपस में बर्फबारी पर रिपोर्टिंग कर रही थी। सोशल मीडिया पर आते ही वीडियो वायरल हो गया। दोनों बच्चे इंटरनेट पर छा गयी। हमारा कैमरा भी उन तक पहुंचा। सुनिए हमारे कैमरे पर उनकी प्यारी आवाज। हमने तो ऐसे ही वीडियो बनाई, हमें क्या पता था ये इतनी वायरल हो जाएगी। हाँ, हमने तो ऐसा ही छोटा मोटा एक वीडियो बनाया था। हमने जब देखा महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन ने हमारा पोस्टर अपलोड किया है तो आप यकीन नहीं कर सकते हम कितना खुश हुए। हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं अपने इस प्यारे प्यारे कश्मीर में। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर पूनम पांडे की मौत से
जुड़ी हुई है, जो कि झूठी खबर थी। जी हां, 2 फरवरी को सर्विकल कैंसर से पूनम की मौत की खबर आई तो लोगों को सदमा लगा, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि ये सब पूनम का स्टंट था, लोग बेहद नाराज हैं। पूनम पांडे की दलील है कि उन्होंने ये सर्विकल कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया, लेकिन ज्यादातर लोग उनके तरीके को अनैतिक और शर्मनाक बता रहे हैं। असल में बात भरोसे की है। मकसद चाहे जो भी हो, पर ऐसे झूठ से लोगों का विश्वास कमजोर होता है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी जरूरी है। मौत और कैंसर के मामले में गंभीरता दिखाई जाए, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. जितने भारत के लोग हैं, सबके साथ आपकी भावनाओं के साथ आपने ठेस पहुंचाई है, आपने लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेला है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आप जैसे लोग की वजह से बदनाम हुई है। I've lost my mom to cancer. This idea wasn't cool. It's a cruel manipulation of people's feelings. Now we might even suspect any death announcement. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. पूनम पांडे ने वीडियो शेयर करके बता दिया कि वो जिंदा है, सही सलामत है। उनकी मौत की खबर एक मकसद से बनाई गई, यानी जो हुआ वो मजाक में नहीं हुआ, बल्कि वो कैंसर को लेकर मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. लेकिन आम आदमी हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, किसी को भी पूनम पांडे का ये तरीका पसंद नहीं आया। 2 फरवरी को सर्विकल कैंसर से उनकी मौत की खबर ने चौंका दिया था। लोग दुखी थे, लेकिन जब पता चला कि मौत की खबर फर्जी थी, लोगों का गुस्सा लाजमी था। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांग की तत्काल प्रभाव से एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे पर एफआईआर दर्ज हो और साथ ही उसके मैनेजर पे। Please, can we respect the sanity of life and feelings for a change? And let's not take this too far. Yes, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और हाँ, क्या हो गया हम लोगों को यार, हम लोग किसी भी डेथ इज नॉट अ जोक। पूनम पांडे दलील दे रही हैं कि उन्होंने सर्विकल कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए ऐसा किया। उनका दावा है कि उनके मकसद में वो कामयाब भी हुई, क्योंकि सर्विकल कैंसर की चर्चा मीडिया में खूब हुई। लेकिन सवाल है कि क्या जागरूकता फैलाने का उनका तरीका सही है? कैंसर एक खौफनाक बीमारी है। क्या पूनम पांडे और उनकी टीम ने ऐसे तमाम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, जो कैंसर से जूझ रहे हैं या जिन्होंने कैंसर की वजह से अपनों को खो दिया है? मेरी माँ कैंसर से मरी है। whoever came up with this idea, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो of spreading awareness, this is not cool. पूनम पांडे का विवादों से पुराना नाता रहा है। उसे देखते हुए कई लोग थे जो उनकी मौत की खबर को मजाक समझ रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने खबर पर यकीन किया, दुख जताया। क्या पूनम पांडे और उनकी टीम ने ऐसे तमाम लोगों की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाया? My mother suffered cancer. She had throat cancer, and I've seen this in my house, how bad it gets. अब भले ही पूनम पांडे दलील दे रही हैं कि उनकी मां ने कैंसर से लड़ाई लड़ी, भले ही दावा कर रही हैं कि उन्होंने जो किया किसी फायदे के लिए नहीं किया, लेकिन क्या अब किसी को पूनम पांडे की बात पर यकीन होगा? सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज ने पूनम पांडे को न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि इस तरीके को शर्मनाक बताया है। सोशल मीडिया पर ऐसी हरकत को खतरनाक बताया गया, सभी ने लानत मलानत की। इसके बाद पूनम पांडे की झूठी मौत की खबर बनाने वाली पीआर एजेंसी ने माफीनामा शेयर किया। लिखा, हम दिल से माफी मांगना चाहेंगे, विशेष रूप से उन लोगों से जो किसी भी प्रकार के कैंसर का सामना कर रहे हैं। हालांकि पीआर कंपनी ने सफाई भी दी है कि उसके इस तरीके से सर्विकल कैंसर चर्चा में आया। इस पर बात शुरू हुई, लेकिन पूनम और उसकी पीआर एजेंसी की दलील किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बस एक तरीका। बॉलीवुड के कई सितारों ने पहले भी झूठी खबरों के जरिए किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रचार किया है। कियारा आडवाणी ने एक बड़े अनाउंसमेंट का ऐलान किया था। लोगों को लगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी का ऐलान करेंगे, लेकिन बाद में कियारा ने एक ब्रांड के साथ जोड़ने की बात कहकर चौंका दिया। इसी तरह शादी के बाद नेहा कक्कड़ की बेबी बम्प वाली तस्वीरें आई तो लोगों ने बधाई दी। बाद में पता चला कि वो सॉन्ग वीडियो का हिस्सा था।
काजोल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना कर रही हूँ, सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूँ। लोग चौंक गए। बाद में पता चला कि उनकी वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए था। मतलब ये कि प्रमोशन या पब्लिसिटी के लिए ऐसी हथकंडे अपनाना नई बात नहीं, लेकिन इस बार लोग नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूनम पांडे ने सभी हदें पार कर दी। मकसद अच्छा हो तब भी खुद के मरने की खबर कौन उड़ाता है? क्या ऐसा करने से पहले पूनम ने इसका अंजाम सोचा? शेर आया मत ज्यादा किया करो, कभी शेर आ भी जाएगा। विज्ञापन की दुनिया में शॉक एडवर्टाइजिंग का चलन पुराना है, जिसमें ऐसी उल्टी सीधी बात कही जाती है जो लोगों को हैरान कर देती है। कुछ ऐसा लिखा जाता है जो दिमाग में छपा रह जाता है। कई बार विज्ञापन के जरिए जानबूझकर डराया भी जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे हर शौक अच्छा हो जिसे लोग पसंद करें। पूनम की कैंसर से मौत की खबर भी लोगों को पसंद नहीं आई। ज्यादातर लोगों की नजर में ये शर्मनाक है, पतन की इंतहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूनम पांडे का मकसद अच्छा था। सर्विकल कैंसर को लेकर लोग जागरूक हों, ये बेहद जरूरी है। सवाल उनके तरीके पर है, मौत की झूठी खबर देने पर है। बेशक एडवर्टाइजिंग या फिर कैंपेनिंग के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें शॉक एडवर्टाइजिंग भी शामिल है, यानी कुछ ऐसा कहना या दिखाना जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं या फिर परेशान हो जाएं। लेकिन क्या कैंसर जैसी बीमारी के मामले में शॉक एडवर्टाइजिंग का तरीका ठीक है? सुनिए क्या कहना है पीआर एक्सपर्ट रंजक तिवारी का। शॉक एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही रिकमेंडेबल नहीं होती है फॉर एनी ब्रांड फॉर और एनी कैंपेन। जिससे क्या होता है कि हम कोई भी रिकमेंड करा, हमने कोई शॉकिंग न्यूज़ दी तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे 2 घंटे 10 घंटे, जैसे कि हम पूनम पांडे के केस में देख रहे हैं कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को लेकर ये शॉकिंग दी कि उन्होंने डेथ फेक किया, बट वो 10 घंटे ट्रेंड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी असलियत सामने आई, उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करने के लिए किया। बट एक्चुअल में वो तो हुआ ही नहीं ना, वो तो उन्होंने पब्लिक सिंपैथी ली, सेंटीमेंट से जुड़ी। बट जब असलियत सामने आई तो जो लोग उनके फेवर में, जो उनके डिमाइज का कमेंट करे थे, वही उनके अगेंस्ट हो गए। तो इतनी सारे कैंपेन्स होते हैं, भारत में भी हुए हैं, भारत के बाहर भी हुए हैं। तो एक एनालिटिक्स और सर्वे से पता भी चलता है कि शॉक एडवर्टाइजमेंट बहुत ही रिकमेंडेबल नहीं है एज पर दी लेटेस्ट पीआर ट्रेंड्स और दी एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं जहां पर हम ये सारे ट्रेंड्स कर सकते हैं और इजीली वायरल कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि मकसद चाहे जो हो, पर पूनम पांडे ने जो किया वो नैतिक रूप से गलत है। लेकिन क्या मौत की झूठी खबर देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? मुंबई के 2 पुलिस थानों में पूनम पांडे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस क्या कदम उठा सकती है, क्या सजा हो सकती है, बता रहे हैं एडवोकेट हिमांशु मराठकर। कोई भी इंसान अपनी मौत का ऐसा झूठा न्यूज और पीआर करके अगर पब्लिसिटी लेना चाहता है तो डेफिनेटली कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। ऐसी झूठी बयानबाजी करके उनको क्या लाभ मिला है और इस लाभ के कारण पब्लिक में जो एक तरह का आक्रोश या फिर एक कंसर्न देखा गया, जिसमें ये बाहर आता है कि मैसेजेस का वॉल्यूम बढ़ गया कि क्या हो गया, सडनली डेथ क्यों हो गई, लोग जानकारी लेना चाहते थे। ऐसे इस तरीके का इस स्तर पे जाके पब्लिसिटी प्राप्त करना ये बहुत ही गलत बात है। रही बात उनके पीआर टीम की, जिन्होंने इस स्टंट को करके कुछ उपलब्धियां की है, तो पुलिस ने डेफिनेटली इसमें जांच करनी चाहिए और सबको नोटिस इशू कर देना चाहिए टू स्प्रेड फेक न्यूज एंड फॉल्स न्यूज। तो इस तरीके की संगीन अपराध को डेफिनेटली पुलिस ने सीरियसली लेके उसमें आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई कर देनी चाहिए और बिल्कुल उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उनके ऊपर फाइन लगाना चाहिए, ताकि आगे से किसी भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके ऐसे टाइप का न्यूज स्प्रेड करने का प्रबंध लगे। अब चुनाव प्रचार में नहीं होगा बच्चों का इस्तेमाल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
अब चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब अब चुनाव के दौरान बच्चे पोस्टर चिपकाते, पैम्फलेट बांटते या फिर रैलियों में नारे लगाते नहीं दिखेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों के किसी भी रूप में इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर बाल श्रम कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वायरल वीडियो देखकर भड़क गए, जिसमें कथित रूप से वो मतपत्रों पर कलम चला रहे थे। सीजेआई ने इस पर हैरानी जताते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया और इसका पूरा वीडियो कोर्ट में पेश करने को कहा। साथ ही मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को भी 19 फरवरी को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। तब तक नए मेयर के कामकाज पर रोक लगा दी गई है। यूपी में योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ के आयोजन के लिए 2500 करोड़, वहीं धार्मिक मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा बजट में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने संसद भवन पहुंचे। धर्मगुरुओं का कहना था कि वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत एक है। इस मौके पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि पैगाम में मोहब्बत है, पैगाम देश है। जिस तरह से देश विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो आज हम सब ने, सारे धर्म गुरुओं ने मिलकर यहाँ एक संदेश दिया है कि हम सब एक हैं। हम इसी बदलते भारत की ये तस्वीर है। ये आज का भारत बदलता भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत। पंजाब में 30 साल पहले आतंकवाद के खात्मे के लिए इस्तेमाल होने वाले बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स को एक बार फिर पंजाब पुलिस के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आतंकवाद और राज्य में गैंगस्टर्स के लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए करीब 3 दशक के बाद पंजाब में इन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की वापसी हुई है। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में गजब का सियासी माहौल है। 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले हालात ऐसे हुए हैं कि कांग्रेस को अपने विधायक हैदराबाद ले जाने पड़े। उधर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी मंत्री पद को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, पर आरजेडी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। विधानसभा में खेला होने के दावे अभी भी किए जा रहे हैं। अब वो भर्ती बनने तो वो गृह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी खाली यही विभाग हुआ है। उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। 7 दिन बाद सरकार का टेस्ट है। बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार तो बन गई है, पर आंकड़े हैं या नहीं, इसका इम्तिहान होना है। लेकिन क्या उससे पहले ही एनडीए का पक्का गठजोड़ कमजोर पड़ने लगा है? क्या मंत्री और मंत्रालय को लेकर खींचतान चल रही है? जीतन राम मांझी को सुन लीजिए। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई, वो गृह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, और वो भर्ती बनने तो वो गृह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग हुआ है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है। पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। ऐन वक्त पर ये जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स है। कहने को उनकी पार्टी के कुल जमा 4 विधायक हैं, लेकिन नीतीश सरकार के पास भी बहुमत से 6 विधायक ही ज्यादा हैं।
अगर मांझी हिले तो समीकरण बिगड़ सकते हैं। आरजेडी को तो यकीन है कि मांझी ही नाव डुबाएंगे। आदरणीय मांझी जी तो एनडीए की नाव डुबाएंगे, पतवार ही लेकर भागेंगे। उनका सम्मान हो नहीं रहा है। उनकी जो मांग है आदरणीय मांझी जी की, वो तो पूरा ये लोग करेंगे नहीं। बिहार में तो एक ही चीज बाकी है कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। राजद कोशिश कर रही है कि कहीं से टूटे। अरे कोशिश करना तो हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करता है, लेकिन अंत में सच्चाई तो प्रजातंत्र में गणित का खेल होता है ना। और हम लोगों के सरकार के पक्ष में बहुमत है, ये सब जानते हैं, बिहार जानते हैं। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, जीतन राम मांझी डिमांड में है। कभी उनकी पार्टी को डिप्टी सीएम तो कभी सीधे मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलता है। मांझी के बेटे नई सरकार में मंत्री बने हैं। उनका दावा है कि हर हाल में वो एनडीए के साथ है, पर चर्चा गर्म है कि ऐन वक्त पर कहीं मांझी का मन न बदल जाए। देखिए, पार्टी के तौर पर डिमांड हो सकता है और कर्जकर्ताओं का डिमांड रहता है। कर्जकर्ताओं के डिमांड से हमारे संरक्षक महोदय ने इसी बात रखी है और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखते हैं और हमें ही रहेंगे। तो उन्होंने मांग किया। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उसमें पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। जीतन राम मांझी के पॉलिटिकल पैतरों से बीजेपी में चिंता है। बड़ी मशक्कत से सरकार बनी है, आगे लोकसभा चुनाव है, इसलिए सत्ता के गलियारों में बेचैनी ज्यादा है। दबाव इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान मांझी को समर्थन दे रहे हैं। हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता है, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो जरूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उलझन सिर्फ बीजेपी और जेडीयू में है। कहा जा रहा है कि अपनी सरकार बनाने के लिए लालू भी एक्टिव है। ऐसे नेताओं और विधायकों से कांटेक्ट किया जा रहा है जो साथ आ सकते हैं। आरजेडी ने अभी पत्ते नहीं खोले, पर अंदर खाने चर्चा है कि जेडीयू के कुछ विधायकों पर लालू की नजर है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कुछ भी हो सकता है वाला बयान दे चुके हैं। तो राजद सरकार बनाने का दावा कर रही है। दावा तो करना ही चाहिए, दावा तो करना ही चाहिए। बना लेगी सरकार क्या राजद? ये कैसे कर सकते हैं बना लेगी? अब दावा ठोकेगा, वहाँ पर दावा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा कोई ठिकाना है? टूट फूट की आशंका सभी को है। फ्लोर पर वोटिंग में शामिल नहीं होकर भी सरकार गिराई जा सकती है, सरकार बचाई जा सकती है। जेडीयू के मामले में अभी कोई दावा नहीं है, पर कांग्रेसी विधायकों के टूट जाने की चर्चा ऐसी गर्म हुई कि पार्टी ने 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया है। मेरी भी वजह वही है जो झारखंड वाले की थी, तो फ्लोर टेस्ट पर हम लोग उनको हराएंगे, इसके लिए आए हैं। और भी एमएलए आ रहे हैं, दूसरे दलों के भी लोग आ रहे हैं, सब लोग आके हैदराबाद हम लोगों के लिए शुभ जगह है। कांग्रेस की मानसिकता वंशवादी जमींदारी प्रवृत्ति की है। वो विधायकों को बंधुआ मजदूर समझते हैं और बंधुआ मजदूर के रूप में उनके साथ व्यवहार करते हैं। विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेकर के आता है, उनको सम्मान से रहने का। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां निश्चिंत हैं। फिर भी 12 फरवरी यानी फ्लोर टेस्ट तक कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों गठबंधन के बीच अंतर कम है, मुकाबला बहुत तगड़ा है। पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर खूब बरसे। लोकसभा में राष्ट्रपति के स्पीच पर धन्यवाद भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और परिवारवाद पर तीखा हमला बोला। साथ ही अगले चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोकसभा में आए एक ऐसे बिल की जिससे देश के लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये बिल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात एक करने वाले उम्मीदवारों को उनकी मेहनत सुरक्षित रहने की गारंटी देगा। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के जरिए गड़बड़ी रोकने के लिए लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024 पेश किया है। इस बिल में ये प्रावधान है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिल में एक प्रावधान ये भी है कि गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा कराने वाली फर्म को 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस बिल का मकसद ये है कि तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता और विश्वास लाया जाए, ताकि युवाओं को ये भरोसा मिले कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। लोकसभा में पेश किया गया ये बिल एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं आएंगी। इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी जैसी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल है। साथ ही जेईई, नीट और सीयूईटी जैसे दाखिला लेने के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए लाए गए इस बिल के जरिए उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस बिल में खास तौर पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है जो पेपर लीक और परीक्षा में संगठित तौर पर गड़बड़ी करते हैं, नकल माफिया हैं और साजिश में शामिल हैं। बिल में एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव है, जो डिजिटल तरीके से परीक्षा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। जाहिर है, पेपर लीक समेत दूसरी कई तरह की गड़बड़ की वजह से रद्द की गई परीक्षाओं के कारण कई राज्यों में लाखों छात्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून बनाने का फैसला लिया है। इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो पेपर देते हैं, खासकर नीट की परीक्षा, सरकारी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, पेपर देने जाते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पूरे साल जो है वो तैयारी करते हैं, जिस दिन पेपर देने जाते हैं उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पूरा साल जो है बच्चों का खराब हो गया। आपको लगता है इस बिल के आने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी या कुछ बेहतर स्थिति होंगी? जी मैम, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है तो सिर्फ वो स्टूडेंट ही तैयारी नहीं कर रहा, उसमें उसके फैमिली मेंबर्स लगे होते हैं, उसके रिलेटिव्स, दोस्त,
तो वो सभी जो उस प्रोसेस से चल रहे होते हैं और एकदम से अगर उसको पता चलता है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो एक स्टूडेंट को दुख नहीं होता उससे, वो उस पूरे सर्कल में उसके जो परिवार के सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उन सबको इस बात का दुख पहुंचता है कि सालों की कड़ी मेहनत है और एकदम से पेपर लीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का विधेयक आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसमें बदलाव देखा जाएगा। भारत की स्थिति वैसे भी अब बदल रही है, तो उसके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था का बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखा जाए तो अगर राज्य सरकार का साथ देती है तो ये विधेयक या जो बिल पास होने वाला है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसा मेरे दोस्त ने बताया, तो सिर्फ परिवार नहीं, साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशंस भी सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। कई बार हम साल भर लगाकर तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पूरे साल की मेहनत, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हम पे जो प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से सुसाइड्स भी बढ़ रहे हैं। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 71,731 पर बंद हुआ। ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 82 अंक फिसलकर 21,772 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली से रफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है। सोने का दाम 150 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत फिसलकर 63,350 रुपए हो गई। सोने के साथ साथ चांदी भी 400 रुपए सस्ती हो गई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत अब 75,500 रुपए है। आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम के शेयरों में अब तक 50% गिरावट दर्ज की जा चुकी है। सोमवार को बाजार में पेटीएम के शेयरों में 10% गिरावट हुई है। इससे पहले भी गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम के शेयर 20% टूट गए थे। बता दें कि आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक की बैंकिंग सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था। हुंडई मोटर कंपनी ने अपनी कार i20 का नया स्पोर्ट्स वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस नई कार की कीमत करीब 9.25 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि ये कार स्पोर्ट्स ट्रिम पर बेस्ड है, जिसमें मैनुअल गियर बॉक्स भी मौजूद होगा। इसके साथ ही कार में 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर मौजूद हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। असम में मां कामाख्या मंदिर का कायाकल्प होगा। रविवार को असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया। ये न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटन। पीएम मोदी ने असम से पूर्वोत्तर के विकास का खाका खींच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले फील्ड चलकर। विशाखापत्तनम में भारत ने इंग्लैंड को 106 रनों से करारी शिकस्त दी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा दोनों पारियों में 9 विकेट लिए। वहीं पहली पारी में यशस्वी ने दोहरा शतक तो दूसरी पारी में शुभमन गिल ने शानदार शतक जमाया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। भारत और इंग्लैंड के बीच अब टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा और अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो टीम इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही तीसरे मुकाबले में विराट कोहली भी वापसी करेंगे। इससे पहले दोनों मुकाबलों के लिए विराट कोहली ने निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मंगलवार को भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की विलोमोर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि भारत सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। इसके बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा की ओर से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। टूर्नामेंट का आगाज 11 जून को मैक्सिको से होगा, जबकि फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। ये मुकाबला 48 टीमों के बीच खेला जाएगा और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।